नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल पूरे। प्रधानमंत्री ने कहा, लोगों के जीवन में बदलाव के लिए उठाए कदम विपक्ष ने हर मोर्चे पर बताया नाकाम। कांग्रेस के भोज में शामिल हुए 17 राजनीतिक दल। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए साझा उम्मीदवार पर चर्चा। सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चेबंदी की तैयारी। असम में देश के सबसे लंबे पुल ढोला सदिया का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, विकास के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा जरूरी। पूर्वोत्तर राज्यों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर। जम्मू कश्मीर के उरी में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम का हमला नाकाम। भारतीय सेना ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया। भारतीय जवानों को निशाना बनाने की कोशिश। चीन सीमा के पास मिला 3 दिन से लापता सुखोई विमान का मलबा। डेटा रिकॉर्डर और पायलट की तलाश जारी। वायुसेना का कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश। और आइए देखते हैं पहली खबर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निमंत्रण पर दिल्ली में बुलाई गई बैठक में 17 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। इस बैठक में राष्ट्रपति चुनावों के साथ देश के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। बैठक में विपक्ष ने तय किया कि अगर सरकार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए आम राय नहीं बनाती है तो विपक्ष अपने उम्मीदवार उतारेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने के दिन को विपक्षी एकजुटता के लिए चुना। उनकी दावत पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के अलावा समाजवादी पार्टी, एनसीपी, बीएसपी, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस और वाम दलों के प्रतिनिधि शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रपति चुनाव के अलावा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रणनीति बनाने पर भी चर्चा हुई। If acceptable, consensual candidates do not emerge, then we, that means the opposition parties, shall decide to field such persons who shall steadfastly defend the constitutional values of our republic. हमारा मकसद है कि इस पद पर संविधान की रक्षा करने वाला आदमी बैठे। चाहते हैं कि सरकारी पक्ष से ये प्रस्ताव आए। नहीं आया तो फिर हम लोग तय किया है कि फिर ये देश की जिस तरह की हालात है उसमें राजनीतिक लड़ाई के लिए हम लोग अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। इस बैठक के जरिए विपक्ष ने एकजुटता का संदेश दिया। साथ ही कश्मीर समस्या, सहारनपुर हिंसा और नोटबंदी के बाद के हालात समेत तमाम मुद्दों पर भी बातचीत हुई। ऑल फ्रंट पर मोदी फेल। एक चीज में सफल हुए मोदी कि आज़ादी के बाद मोदी के शासन में पाकिस्तान का झंडा लहर रहा है। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा, और हमारे सीमा के अंदर आके पाकिस्तान के सैनिक टेररिस्ट मार निकल जाते हैं और नौजवानों से लेके जितना ही वादा किया था सब फेल। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब 2 साल का समय बचा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल इसी साल जुलाई में पूरा हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के बहाने विपक्ष जनता के बीच अपनी मजबूत छवि पेश करना चाहता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से विपक्षी दलों को भोज के लिए बुलाया गया और भोज के लिए वही दिन तय किया गया जब केंद्र की एनडीए सरकार अपने 3 साल का जश्न मना रही है। तो संदेश साफ है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एक तरह से गोलबंद किया जा सके। संसद भवन से कैमरामैन अनिर्बन के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस बैठक के बारे में और बातचीत करने के लिए स्टूडियो में खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी। आलोक जी, स्वागत है सर आपका। जिस दिन का चुना गया और जितने दल आए, हाल के पिछले कुछ महीनों में देखे तो ऐसा लग रहा था कि विपक्षी एकता थोड़ी सी डगमगा रही जब संसद का जो हालिया सत्र था वो खत्म हुआ था। लेकिन आज की बैठक के बाद ऐसा लगता है कि वापस वो एकजुटता नजर आ रही है, क्योंकि कश्मीर से लेकर सहारनपुर तक की चर्चा हुई और राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव की भी चर्चा हुई है।
देखिए, निश्चित रूप से इसमें होता यह है कि राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा तो अभी चूंकि नाम डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन प्रतिपक्ष कहीं ना कहीं एकजुट किस नाम पर हो सकता है। राष्ट्रपति के नाम पर हो, सरकार का विरोध भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए की सरकार है उसके लिए किन मुद्दों पर सब लोग, खास करके आप ये देखें कि ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टी का वहाँ होना, तो जो लोग एक दूसरे के परस्पर आलोचक भी हो, शरद पवार जी हो चाहे दूसरी पार्टियां हैं, तो इन सब का एक साथ होना ये एक प्रमाण है कि एक अपोजिशन कहीं ना कहीं इकट्ठा होने की। अभी मैं इसको बहुत जल्दी मानूंगा कि 2019 का ही एक गठबंधन है, क्योंकि तब भी उसके पहले और प्रदेशों के चुनाव होना है, उसमें किसके कितना इंटरेस्ट रहते हैं। शरद यादव बहुत पुराने उस तरह के नेता हैं जो भी अब उनको सुन रहे थे, तो लेकिन नीतीश जी का नहीं आना एक उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। कुछ लोगों ने उसकी चर्चा भी की, क्योंकि अध्यक्ष वो है पार्टी के। ये ठीक है कि यूँ तो किसी को भी भेज सकते हो, शरद यादव खुद अध्यक्ष उनसे सीनियर रहे हैं, लेकिन ये जो एकता दिखानी है ये अभी कितनी आगे रह सकती है। सोनिया जी ने जो एक पहल अच्छी की है, और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी मैं तो ये मानता हूँ कि देखिए, वैसे तो कई ऐसी परंपराएं भी रही हैं कि उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति हो जाते हैं। वो नाम भी ऐसा जिस पर कहते हैं कि विवाद नहीं होना चाहिए, यदि वैसे देखा जाए। अब वो ठीक है, किस परंपरा को माना जाए, किन का आधार पर माना जाए, गैर राजनीतिक व्यक्ति माना जाए, तो ऐसे नाम भी हो सकते हैं। तो अभी नाम हम उसकी चर्चा में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने पुराने यदि एक परंपरा देखें तो उनमें कई बार ऐसा है जब सहमति बनी है। यूँ तो सहमति में कांग्रेस तो विभाजित हो गई थी, असहमति में एक पार्टी होते हुए। आज भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में ऐसी स्थिति है, शिवसेना जरूर अपना कुछ बोलती रहती है, अन्यथा वैसे देखें तो अभी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक बड़ा दायित्व होगा कि वो ऐसा नाम लाए, जैसी चर्चा भी की जा रही है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ममता जी ने भी इस बात को कहा, तो ऐसा कोई नाम जो बिल्कुल राजनीतिक हो। तो मैं तो कहता हूं भाई, अभी उपराष्ट्रपति भी वैसे ही गैर राजनीतिक हैं कलाम साहब की तरह से, लेकिन उसमें बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से कोई ऐसा गैर राजनीतिक नाम भी जो संविधान को जाने, प्रजातंत्र को जाने, उस संरक्षक, चूंकि सेना का भी वो प्रमुख होता है, जितनी चुनौतियां हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये एकता इस बात को प्रतिबिंबित करती है कि यदि अब जितना टकराव होना है हो, लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति भी बने, जिससे कि एक राष्ट्र की दृष्टि से जब हम देखते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद गैर राजनीतिक माने, बिल्कुल वो पार्टीजन नहीं होते बनने के बाद। और जिस तरीके का सिनारियो है, मैं कहूँ कि वोट परसेंटेज या पार्टियों के बीच में जो उनके हक में है, विपक्ष ये कह रहा है कि आम सहमति ज़रूरी है अगर सरकार बात करती है, और अगर नहीं करती है तो फिर वो उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे में जो छोटे दल हैं उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। इस आज की बैठक में जो दल शामिल हुए या जो छोटे दल नहीं आ पाए, उस लिहाज से इस बैठक में कितना आप देखते हैं कि ये जो आकार है ये बड़ा हो सकता है? देखिए, अभी भी तमिलनाडु एक बड़ा, जहां वोट बैंक जिसको कहते हैं, कि वोट का जो समीकरण देखें विधानसभाओं की दृष्टि से, बंगाल है, लेकिन तमिलनाडु वो एडीएमके का कितना साथ रहती है, आंध्रा तेलंगाना वो जो प्रदेश ऐसे हैं जिनके जहाँ ऐसे वोट हैं जो एनडीए जिनको तरफ अपना खींच रही है, तो यदि एक आत्मविश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो देशों और सत्ता में भी है। आज बहुजन समाज पार्टी वैसे इस साथ में खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन कई बार बीच में माना जाता था कि भाई या जेडीयू के साथ कुछ ऐसे रहते जो आज भी कई बार लालू जी की आलोचना करने लगते हैं, तो उनमें भी कुछ वोट इधर उधर खींच जाते हैं। सो उनके लिए कोई बहुत आवश्यक नहीं है कि सर्वानुमति बनाए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अपना बहुमत होते हुए, देखिए ताकतवर ही ज़्यादा उदार और महान हो सकता है, जो कमज़ोर है वो क्या ताकत दिखाएगा। ताकत का शक्ति यदि अधिक उनके पास यदि बल है तो ये कर सकते हैं कि ऐसा नाम हो जिससे अपोजिशन दिखा ना पाए, मतलब वो कमज़ोर हो जाए, वो बिखरने लगे। यदि ऐसा नाम हो जिसमें उनकी मजबूरियां हो कि नहीं भाई हम यदि नहीं करेंगे तो ऐसे नाम का हम विरोध करके भी हम होंगे। लेकिन ये सही है, डेमोक्रेसी में कई ऐसे चुनाव हुए हैं जहाँ मतभिन्नता होने पर प्रतिपक्ष का उम्मीदवार प्रतीकात्मक रूप से खड़ा हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक, मतलब जो रिटायर्ड रहे, वो ऐसे लोग भी खड़े हुए हैं। तो बड़े लोग खड़े होकर के प्रतीक ये दिखा सकते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी से चुनाव होता है। एक और बड़ा मुद्दा जो आज की बैठक में रहा, वो रहा सहारनपुर और कश्मीर के हालात, और साथ ही ईवीएम को लेकर। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं, आंतरिक अस्थिरता और साथ ही साथ ईवीएम, जहाँ पर विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में आपको लगता है कि जब सरकार 3 साल के जश्न को मना रही है, अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, तो विपक्ष शायद रणनीति यही बना रहा है कि इन मुद्दों के सहारे सरकार को घेरने या फिर उसको आरोप लगाने और उसको एक कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होगी, और पहली बार इस तरह की एकजुटता दिखी। ये सही है कि अपोजिशन भी कुछ ऐसे मुद्दे देखता ही है, और कुछ हद तक जिस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में हुई है, तेज़ी से बिगड़ी है,
नई सरकार आने के बाद, उससे एक मुद्दा तो मिला है। कश्मीर भी निश्चित रूप से, कश्मीर बड़ा ही बहुत पेचीदा मामला है, इसलिए इसे खाली अपोजिशन का नहीं है, राष्ट्र का ही मुद्दा बहुत बड़ा है। तो उससे लोगों के मन में एक अपोजिशन को एक पॉइंट है कहने के लिए, एक विरोध बनाने के। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि इससे पहले किसानों को मुद्दों पर जितना एकजुटता होकर के गांव-गांव तक प्रतिपक्ष इकट्ठा होकर कुछ कर सकता था या कर सकता है, वो कोशिश अभी भी नहीं दिखाई दी है। इसलिए ये मानना कि इस एकजुटता से सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाए, परसेप्शन का सवाल है। हो सकता है जो आज पुल असम में उद्घाटन हुआ, ऐसा तो नहीं है कि 2 साल में ही बन गया, उसकी योजना पहले बनी, स्टील आया, पत्थर लगा, उसके बाद बना है। लेकिन उसको क्रेडिट उनको मिलती है। परसेप्शन ये बनता है कि ये पुल इस सरकार ने बना दिया, वो अरुणाचल और असम को जोड़ दिया। ऐसे ही सफलताओं में जो असली मुद्दे जमीनी, जिन लोगों की बेरोजगारी थी, आप ये जो मुद्दा ईवीएम पे तो लोग हंसते हैं कि ईवीएम पर यदि आप विरोध करेंगे आम आदमी पार्टी की तरह से, तो कि वोट तो हमने डाला था, आप हमें कह रहे हो कि गलत पड़ गया। तो मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दे तो नहीं होंगे। कश्मीर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, भावनात्मक मुद्दा भी है। उसमें भी मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि सरकार शायद ज़्यादा अच्छे ढंग से टैकल करती तो ज़्यादा पार्टियों की सहमति लेना चाहिए। और बल्कि कल सुषमा जी का एक छोटा सा पाकिस्तान को बधाई देना ये संकेत देता है कि भारत पाकिस्तान में संवाद की गुंजाइश रहेगी, बनी हुई है, बिल्कुल। चाहे कट्टरपंथी दोनों तरफ से जो लोग हैं वो कहेंगे कि नहीं, कोई संवाद नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान तबाह हो जाए, तबाह हो के बाद हम बचे रहेंगे, ऐसा नहीं, मतलब उस कुछ हिस्से पर हमें क्षति नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए उसके बारे में कम से कम ऐसे मुद्दों पर देर सवेर, चाहे राष्ट्रपति के मुद्दे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कश्मीर पर राष्ट्रीय सहमति बनना चाहिए और इसका हल निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए आपका। धन्यवाद। ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़, सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 3 साल में सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं और इससे लोगों के जीवन को बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने 3 साल के कामकाज के आंकड़े जनता के सामने रखे। 2014 और आज के समय के बीच की तुलना के लिए विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आंकड़े पेश किए गए। केंद्र की एनडीए सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी जश्न मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 साल के अपने कामकाज का विवरण देश के सामने रख दिया है। उन्होंने कृषि, मोबाइल बैंकिंग, ब्रॉडबैंड नेटवर्क, महिला सशक्तिकरण, मेक इन इंडिया, पर्यटन, विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में हुए काम का ब्यौरा दिया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि पिछले 3 साल में ठोस कदम उठाए गए हैं, इससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है। 5 साल में हम वो बदलाव चाहते हैं, वो प्रगति करना चाहते हैं कि जिसके कारण हमारे देश में जो हमने किसानों की आय 2 गुना करने का सपना देखा है, उस सपने को हम पूरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सरकार के कामकाज के प्रदर्शन के बारे में नरेंद्र मोदी ऐप के सर्वेक्षण में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित किया। केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 3 साल में विकास के जो काम कर दिखाए वो दूसरी सरकार नहीं कर पाई हैं। एक के बाद एक घपले, घोटाले और 12 लाख करोड़ के करप्शन के आरोपों के बाद एक नई सरकार बनती है और 3 साल ऐसे चलती है कि हमारे विरोधी भी 3 साल तक हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। सर्जिकल कर सेना के जवानों ने जो वीरता दिखाई और देश के प्रधानमंत्री ने जो पॉलिटिकल विल का परिचय दिया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र में विकास किया है और सरकार ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण को उखाड़ फेंका है। काले धन के खिलाफ सरकार ने नोटबंदी का कदम उठाया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का कद बढ़ा है।
रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। एनडीए सरकार के 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जनता के साथ धोखा देने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने सरकार पर अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, रक्षा और विदेशी नीति पर सवाल खड़े किए, तो वहीं दूसरे दलों ने भी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। कांग्रेस ने सरकार के 3 साल को झूठ का जश्न करार दिया है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सवाल किया कि बीजेपी के अलावा कौन जश्न मना रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले 3 साल में सरकार ने महज भाषण और आश्वासन ही दिए। खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पर मेरा प्रश्न है, कौन सा वर्ग इस देश में ये खुशियां मना रहा है? क्या नौजवान खुशियां मना रहे हैं? क्या किसान खुशियां मना रहे हैं? क्या मजदूर, क्या व्यापारी खुशियां मना रहे हैं? ये खुशियां और ये जश्न सीमित है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार तक। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल का जश्न मनाने पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। दूसरे विपक्षी दलों ने भी सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। ऑल फ्रंट पर मोदी फेल और हमारे सीमा के अंदर आके पाकिस्तान के सैनिक टेररिस्ट मार के निकल जाते हैं और नौजवानों से लेके जितना भी वादा किया था सब फिल्म फेल। The horrible situation regarding Kashmir, Saranpur and all, demonetization and the torture, the julum that they have discussed all. दलित वर्ग के लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। विपक्ष ने सरकार की विदेश नीति और रक्षा नीति को लेकर निशाना साधा और कश्मीर के हालात को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। असम और अरुणाचल को जोड़ने वाला सबसे बड़ा नदी पुल आज से शुरू हो गया। इससे दोनों राज्यों के बीच सफर का समय महज 1 घंटा रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुल का नाम संगीतकार भूपेन हजारिका के नाम पर रखने का ऐलान किया। यह है देश का सबसे लंबा नदी पुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तिनसुकिया जिले में ढोला सदिया पुल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इसे देश की ढांचागत परियोजनाओं में ऐतिहासिक क्षण करार दिया। स्थायी रूप से विकास को गति देनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये पहली आवश्यकता होती है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 पटरी पर संतुलित विकास संभव होता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर बने 3 लेन के इस पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह पुल असम के ढोला को अरुणाचल के सदिया से जोड़ता है। इससे अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच 165 किलोमीटर कम हो गई है। दोनों राज्यों के बीच सफर में अब 6 घंटे के बजाय महज 1 घंटा लगेगा। सामरिक लिहाज से यह महासेतु अहम है। सेना के 60 टन वजनी टैंक यहां से गुजर सकते हैं। अरुणाचल से लगी चीन सीमा तक पहुंचने में 3 से 4 घंटे कम लगेंगे। अगर हम इस क्षेत्र को एक विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के नमूने के रूप में तैयार करें तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया उसकी इकोनॉमी के केंद्र बिंदु में भारत का यह भूभाग बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा कर सकता है। पुल का निर्माण साल 2011 में शुरू हुआ था। इसे बनाने में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आया। इलाके में अब तक नदी सिर्फ नाव से पार की जा सकती थी, वो भी 1 दिन के समय में। मॉनसून के वक्त नाव से नदी पार करना असंभव सा था। प्रधानमंत्री ने राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और एम्स की नींव भी रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को मन की बात कार्यक्रम और प्रधानमंत्री के 3 साल के कामकाज पर लिखी गई 2 किताबों का विमोचन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने इन 3 वर्षों में कई युगांतरकारी फैसले लिए हैं। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी शिरकत की। राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने एनडीए सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों ने
अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है। Prime Minister has given a new direction, no doubt. Various initiatives which he has taken, some of the decisions are no doubt epoch-making decisions. And people of India will get the opportunity through the compilation of his Mann Ki Baat. कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने राजनीति में भाषा शैली के सही इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संचार माध्यमों का एक अच्छा इस्तेमाल किया है। Honorable Ministers, the two books before us capture important facets of an important personality of our times. Given its sophisticated, multi-level dissemination and its large potential audience, Mann Ki Baat is an ingenious and influential communication platform created by Prime Minister Narendra Modi ji. It takes a traditional medium like the radio and marries it to the entire spectrum. पुस्तकों का अनावरण करने के बाद लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवाद शैली ने देश के लोगों को सरकार के साथ सफलता से जोड़ा है। मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं अभी तक हम जो चले तो है विकास के राह में, ये नहीं कहती किसी ने कुछ नहीं किया, मगर जो कुछ कोई कर रहा था उसमें एक स्ट्रांगली वी द पीपल ऑफ इंडिया को समाहित करते हुए काम हो रहा है, उसको मैं सलाम करती हूं। मौजूदा सरकार मजबूत कम्युनिकेशन के जरिए सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करती रही है। मन की बात कार्यक्रम इसी रणनीति का हिस्सा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग की ओर से पेश की गई ईवीएम चुनौती के लिए एनसीपी के अलावा किसी भी दल ने हामी नहीं भरी है। एनसीपी की ओर से सांसद वंदना चौहान 2 टेक्नीशियन के साथ हैकथॉन में जाएंगी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मौजूदा शर्तों के दायरे में चुनौती स्वीकार करने से मना कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम मशीनों के सुरक्षा तंत्र को परखने के लिए आयोग की ओर से लगाई गई कड़ी शर्तें ठीक नहीं हैं, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जिन शर्तों के साथ चुनाव आयोग हैकथॉन की बात कर रहा है वो हैकथॉन नहीं, एक प्रदर्शनी है। चुनाव आयोग ने ईवीएम पर उठे सवालों के बाद तमाम राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी और 3 जून से ईवीएम हैकथॉन के लिए तय किया गया था। शुक्रवार तक पार्टियों को अपने प्रतिनिधियों के नाम आयोग को सौंपने थे। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को अब अपने अलावा पत्नी की संपत्ति के साथ ही आय के स्रोत का ब्यौरा भी देना होगा। पहले फॉर्म 26 में उम्मीदवार को अपनी पत्नी और 3 आश्रितों की संपत्ति का ब्यौरा देना होता था। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव में ज़्यादा पारदर्शिता लाने और करप्शन को कम करने के लिए कदम उठाया गया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि वोटरों को उम्मीदवार और उसके परिवार की आय के स्रोत जानने का अधिकार है। सेना ने आज लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के हमले को नाकाम कर दिया और बैट टीम के 2 घुसपैठियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के जवानों ने सीमा की निगरानी कर रहे भारतीय जवानों को निशाना बनाकर हमले की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद भारतीय जवानों ने हमले को नाकाम करते हुए दोनों जवानों को मार गिराया। पाकिस्तान की बैट टीम घात लगाकर हमला करने और भारतीय जवानों के शव से बर्बरता के लिए कुख्यात है। हाल ही में उन्होंने 2 भारतीय सैनिकों को मारकर उनके शव के साथ बर्बरता की थी। पाकिस्तान संघर्ष विराम उल्लंघन और गोलीबारी कर आतंकवादियों की घुसपैठ को बढ़ावा देने की कोशिश करता रहता है। 3 दिन से लापता सुखोई 30 लड़ाकू विमान का मलबा मिलने के बाद वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। तेजपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर चीनी बॉर्डर के पास घने जंगलों में मलबा मिला है। मंगलवार को सुखोई 30 जेट का असम के तेजपुर के पास रडार से संपर्क टूट गया था और उसके बाद से विमान लापता था। विमान में सवार दोनों पायलट और डेटा रिकॉर्ड की तलाशी जारी है। खराब मौसम के चलते इसमें परेशानी आ रही है। पंजाब में आतंकवाद की कमर तोड़ने वाले पूर्व डीजीपी केपीएस गिल नहीं रहे हैं। आज दिल्ली के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि केपीएस गिल को सुरक्षा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा। जाते जाते
एक खास रिपोर्ट गिल साहब पर। फिलहाल इतना ही। सुपर कॉप नाम से मशहूर कुंवरपाल सिंह गिल यानी केपीएस गिल का शुक्रवार को निधन हो गया। 82 साल के केपीएस गिल किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। उन्होंने के गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। 80 के दशक में जब पूरा पंजाब आतंकवाद की आग में झुलस रहा था, तब पंजाब के इस पूर्व डीजीपी ने आतंकवादियों से काफी सख्ती से निपटा और राज्य से आतंकवाद का सफाया किया। 1934 में पंजाब के लुधियाना में जन्मे केपीएस गिल 1958 में पुलिस सेवा में भर्ती हुए और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पूर्वोत्तर राज्य असम से की। केपीएस गिल 1995 में पुलिस फोर्स से रिटायर हुए और हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष भी रहे। सिविल सेवा में अहम योगदान की बदौलत 1989 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वो नक्सल विरोधी अभियान में छत्तीसगढ़ सरकार के सुरक्षा सलाहकार भी रहे।